प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न को फिजिकल केमिस्ट्री से सिलेक्ट किया गया है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर आते हैं, जिसका कि पहला नाम है सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। इस पांचों चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है आज के क्लास में कवर करेंगे। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। फर्स्ट नंबर सवाल आपके फोन के स्क्रीन पर है। बच्चा पार्टी लगा दो चैट सेक्शन में आंसर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो पहला नंबर सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है। देखो लोह चुंबकीय पदार्थ आपसे पूछा गया है। तो बच्चों हमने बताया था लोह चुंबकीय में लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, अगर ये तीनों आ रहा हो तो आप लगाओगे सर ये लोह चुंबकीय पदार्थ है। किस में दिख रहा है भाई, तो आप लगाओगे सर Fe3O4 जो है ना ये हमारा फेरो चुंबकीय यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ है। इसका नाम क्या है सर Fe3O4 का, तो मैंने बताया था सर मैग्नेटाइट लोहा का जो अयस्क होता है ये Fe3O4 होता है। बच्चों याद रखिएगा, जैसे Fe2O3 भी आ सकता है। क्या आएगा बच्चों, Fe2O3 भी आए तो ये भी हमारा लोह चुंबकीय होता है, जिसमें आपका लोहा मिले, कोबाल्ट मिले, निकेल मिले। जैसे अगर कोबाल्ट की बात करें तो क्या आता है, CO आता है, Fe2 और उसके बाद O4 आ जाता है। तो ये सब आ रहा हो बच्चों तो ये सब क्या लगाओगे, ये सब लगा देना सर लोह चुंबकीय पदार्थ। समझ में आया कि नहीं एक बार चैट सेक्शन में बता दो। और बच्चा पार्टी एक बार क्लास को लाइक कर देना सभी बच्चे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखो, दूसरा नंबर सवाल पूछा गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आज के क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया। देखो निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। देखो विभिन्न दिशाओं में समान गुण है क्या, स्पष्ट द्रव्यमानक, निश्चित ज्यामितीय आकृति, उच्च अंतराणविक बल। आपको पता होगा क्रिस्टल का जो होता है उच्च अंतराणविक बल होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, स्पष्ट द्रव्यमानक होता है, लेकिन विभिन्न दिशाओं में समान गुण जो है ये क्रिस्टल का गुण नहीं है मेरे भाई। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सारे बच्चे याद रखना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए बच्चों जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल पूछा गया है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। ये तो भाई आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ये प्रश्न एकदम नजर में आ गया है, एकदम लगा देता है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछे 7 लगाना, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या पूछे 3 लगाना, और सिर्फ ब्रेविस जालकों की संख्या पूछे तो 14 लगाना। बच्चों इतना हमने कई बार बता चुका है, इसलिए दिमाग में सेट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, अब पूछो कि सर मूल क्रिस्टल तंत्र 7 जो होता है वो कौन कौन होता है, तो एक हमारा होता है ट्राइक्लिनिक, उसके बाद मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल और क्यूबिक। 7 हुआ ना, याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ। फोर्थ नंबर सवाल पूछा गया है किसी क्रिस्टल के 2 समांतर तलों के मिलर निर्देशांक कैसे होते हैं। तो बच्चों क्या बताया था हमने, बताओ समान होते हैं कि नहीं। करेक्ट आंसर ये होगा। ओके बच्चों, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल देखो, NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। देखो NaCl कहने का अर्थ है सोडियम क्लोराइड पूछा गया है। अगर बच्चों NaCl क्रिस्टल की संरचना पूछे आपसे तो आप लगाओगे सर फलक केंद्रित में होता है। अगर CsCl क्रिस्टल की संरचना पूछे बच्चों तो BCC में लगाना। ये दोनों याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया, NaCl, करेक्ट आंसर बी लगाओ, फलक केंद्रित भाई। और ये क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, आप लोग याद रखोगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल है रवादार ठोस कौन सा होता है। रवादार ठोस कहने का अर्थ है जो क्रिस्टल हो। क्रिस्टल ये ठोस पूछा गया। बच्चा पार्टी लगा दो, क्या होगा, आप लगाओगे सर कांच तो नहीं है, रबर भी नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं होता, लेकिन हीरा जो है ये हमारा कोवेलेंट क्रिस्टल का एग्जांपल है। करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा। बच्चों लगाते चलो आंसर को। और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना था आप लोगों को, जिस भी बच्चे को लगता है कि सर अभी भी हमारी तैयारी नहीं हो पाई है उतने अच्छे तरीके से, या फिर जिसका भी तैयारी हो भी चुका है, तो उस पीडीएफ को जरूर लेना। हमने एक पीडीएफ तैयार किया है आप लोगों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का।
ओनली 199 में भाई, एकदम 199 और लगा दो भाई। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ तैयार किया गया है। जिसको भी लगता है कि सर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उसके लिए हमने बनाया है। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए आप लोग, 826385 नंबर है, इस पे कांटेक्ट करो। आप लोगों को 199 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों दिया जा रहा है भाई। इतना कम में दिया जा रहा है तो सारे बच्चे लेके एक बार पढ़ के देखो भाई। तब उसके बाद अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये हमारा गारंटी रहेगा 90 प्लस का। कोई भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों सब्जेक्ट का दिया जा रहा है मात्र 199 में। तो जरूर लीजिएगा सारे के सारे बच्चे। तो कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा, आपको दे दिया जाएगा। ओके बच्चों, चलो जी आगे बढ़ते हैं 7 नंबर सवाल की ओर। 7 नंबर सवाल देखो, उसमें पीडीएफ में जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम के नजर में रहता है कि भाई ये वाला पूछना है, तो उन सारी चीजों को उसमें कवर किया गया। देखो 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। लौह चुंबकीय जो होता है, लौह चुंबकत्व प्रदर्शित वैसे तो हमारा Fe3O4 होता है, लेकिन यहाँ पे CrO2 ज्यादा सही रहता है। 7 का करेक्ट आंसर आप लोग ए लगाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, एग्जाम में भी आया हुआ है बच्चों। क्या होता है? क्रोमियम का डाइऑक्साइड होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। घनाकार क्रिस्टल लग गया तो हमने क्या बताया था सर? घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या 3 होती है। करेक्ट आंसर ये होगा। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे नोट्स ले चुके हैं, और बताना कैसी है क्वालिटी नोट्स की, समझ में आ रहा है या नहीं, एक बार कमेंट करके बताना नोट्स कैसा है हमारा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल है, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना है। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये यही होता है कि बीसीसी में क्या होता है, एफसीसी में क्या होता है, एसएससी में क्या होता है। सबको मैं यहाँ डीपली बता दे रहा हूँ बच्चा पार्टी, सबको एकदम दिमाग में सेट कर लो। देखो एक हमारा पूछ सकता है कि सर बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी में पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा एफसीसी में क्या होता है, या फिर एसएससी में पूछेगा, ये तीनों में तो पूछेगा। देखो अगर बच्चों मैं बताऊं, बीसीसी में अगर पूछे पैकिंग का फ्रैक्शन कितना होता है, पैकिंग फ्रैक्शन हमारा 68% यानी कि भरा हुआ होता है। और यानी कि 100 में से 68 को घटाओगे तो कितना बचेगा? बराबर में हमारा 32% बचेगा जो कि खाली होता है। उसके बाद हमारा एफसीसी में जो भरा हुआ होता है वो 74% होता है, यानी कि पैकिंग का जो फ्रैक्शन होता है वो 74% होता है। 100 में से 74 को घटाओगे तो कितना होगा बच्चा पार्टी? वो हमारा हो जाएगा 26% जो कि खाली होता है। उसके बाद एससी में कितना भरा होता है बच्चों? एससी में जो भरा हुआ होता है ना वो 52% होता है सर। उसके बाद अगर इसमें से घटाते हैं 100 में से तो कितना बचेगा? 48% खाली हो जाएगा। ये हमारा खाली हो गया, यानी कि पैकिंग डिफिशियंसी हो गया। ये हमारा पैकिंग का फ्रैक्शन हो गया, यानी कि भरा हुआ हो गया बच्चों। तो बताओ कौन सा पूछा गया? बीसीसी में खाली पूछा गया तो 32% लगाएंगे ना। 9 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व अपरिवर्तित रहता है। घनत्व अपरिवर्तित रहता है। मानो ये भाई कोई क्रिस्टल है, इसमें जालक जो होते हैं अगर इसमें से गायब होके यही वाला आके यहाँ पे फंस गया, यहाँ पे, यानी कि ये यहाँ मत लिखो, यहाँ पे आके ये वाला यहाँ पे गायब होके यहाँ पे फंस गया, मतलब फंसना ही हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट कहता है, उसमें अपरिवर्तित है। तो यानी कि करेक्ट आंसर ये होगा। लेकिन अगर इसी से ये हमारा एक निकल के गायब हो जाता, निकल जाता बाहर, तो वो हमारा शॉर्ट की दोष होता। ये भी आप लोग याद रखोगे। शॉर्ट होना, क्रिस्टल के घनत्व में कमी आना शॉर्ट की दोष कहलाता है, और परिवर्तित रहना फ्रेंकल दोष कहलाता है। याद रहेगा बच्चा पार्टी, एक बार इसी नाम पे क्लास को लाइक कर देना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव करेंगे आज के क्लास में। शॉर्ट की दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, जस्ट हमने बताया। शॉर्ट की दोष के कारण ठोस का घनत्व कमी आती है, करेक्ट आंसर बी होगा, यानी कि घट जाता है बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, C6H6 कैसा पदार्थ होता है। C6H6 को क्या कहते हैं बच्चों, आपको पता है क्या? C6H6 जो होता है हमारा वो बेंजीन है। क्या है बच्चों? बेंजीन है। और बेंजीन जो होता है वो हमारा प्रति चुंबकीय होता है, यानी कि डायमैग्नेटिक होता है बच्चों। 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न, निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है। आप बोलोगे सर ये रवाहीन तो आज तक पढ़े ही नहीं है। रवाहीन मतलब बताओ।
रवाहीन मतलब क्या होगा? रवा मतलब क्रिस्टल, हीन मतलब नहीं हो, क्रिस्टल जो नहीं है, और क्रिस्टल पूछा गया है तो यह कौन सा होगा सर? ये SiO2 जो है, जो क्वार्ट्ज ग्लास बोलते हैं, करेक्ट आंसर बी होगा। ये हमारा क्या है? और क्रिस्टल है। ग्रेफाइट, क्रोमेलम, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं? एफसीसी जालक कहने का अर्थ है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या क्या बताया था बच्चों? हमने 4 बताया था। 14 का क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब एफसीसी में पूछोगे सर एफसीसी में तो परमाणु संख्या बता दिए कि सर 4 होता है, लेकिन अगर हमसे कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या पूछेगा तो क्या लगाएंगे? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, परमाणु संख्या पूछे बच्चा पार्टी तो 4 होगा। उसके बाद अगर समन्वय संख्या पूछे यानी कि यहाँ पे लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं भाई, यहाँ पे लिख लो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 12 लगा देना। उसके बाद हमारा बीसीसी भी आ सकता है ना, बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। उसके बाद एचसी भी पूछ सकता है सर, एचसी में क्या होता है बच्चों? परमाणुओं की संख्या क्या होता है? 1 होता है। क्या आपको पता है सर एचसी में परमाणु की संख्या 1 होता है? तो इसमें हमारा ये क्या होगा? समन्वय संख्या, तो ये हमारा 6 होता है। याद रख लो, इतना को स्क्रीनशॉट ले लो। परमाणु संख्या पूछे या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे, ये सब लगा के आओगे बच्चों। करेक्ट आंसर अभी का क्या होगा? डी होगा, 4 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो, 15 नंबर सवाल है समपराशरी विलयन बराबर होते हैं किसके? समपराशरी विलयन जो होते हैं बराबर वो किसके होते हैं? तो आपको पता होगा समपराशरी विलयन वह विलयन है जिनका परासरण दाब समान ताप पर समान होता है, यानी कि वो हमारा मोलर सांद्रण होता है बच्चों। करेक्ट आंसर डी होगा। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दर्शाता है? तो उसका नाम हमारा जो होता है वो कौन सा होता है? जल्दी से बताओ ना बच्चा पार्टी। वो होता है क्लोरोफॉर्म और एथेनॉल होता है। किसमें दिया गया है? करेक्ट आंसर सी होगा। ये सब एग्जाम्पल है भाई, भूल मत जाना आप लोग। चलो 17 नंबर सवाल देखो, विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए कौन सा जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? एक बार पूछा गया निम्नलिखित में कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। अब की बार घुमा फिरा के एकदम लाइन बना दिया है, लेकिन भटकना नहीं है भाई। आंसर हमारा मोललता ही होगा। प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, जिसे हम लोग व्यक्त करते हैं मोल प्रति केजी में। किसमें बच्चा पार्टी? मोल प्रति केजी में। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? सबसे अधिक जो क्वथनांक होता है बच्चा पार्टी वो जल में 1% NaCl सोडियम क्लोराइड का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। सर कैसे बनाएंगे देख लो। दिया गया है यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल का क्या कहेंगे? उस घोल को हम लोग क्या बोलेंगे? ये पूछा गया। तो फॉर्मूला वाला पे बैठाएंगे ना भाई। W/M फॉर्मूला पढ़े हो क्या? गुना में क्या होता है? 1000 बटा में आयतन होता है, विलियन का आयतन होता है। W हमारा कितना? 18 ग्राम दिया गया है, वहां पे 1000 होगा भाई। और V हमारा 1000 दे दिया गया है, तो यहां से निकालेंगे। ये क्या है? M क्या है सर? ये हमारा होता है, यहाँ पे देखो ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान होता है। अब बोलोगे सर मोलर द्रव्यमान क्या होता है? तो भाई यहाँ पे मैं एक बगल में लिख दे रहा हूं, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6 होता है ना भाई। अगर यहां से इसका मोलर द्रव्यमान निकालना हो तो कार्बन कितना नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। 12 गुना 6 करो, प्लस में हाइड्रोजन कितना पे है? तो भाई पहला नंबर हाइड्रोजन ही तो है, तो 1 गुना 12 करो। उसके बाद प्लस 6, ऑक्सीजन कितना नंबर पे होता है? 16 नंबर पे होता है। क्या बच्चा पार्टी एक बार बता दो, ऑक्सीजन कितना पे होता है? 16 पे होता है सर। तो 16 गुना पे ऑक्सीजन कितना है? 6 है, तो बराबर में 12 छके 72 हुआ, प्लस में 12 हुआ, प्लस में 16 छके 96 हुआ, बराबर में कितना होगा? 4 6 4 10 के 0, 7 7 1 8 9 8 17 1 18 हो गया, यानी कि 180 होता है। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना हुआ बच्चा पार्टी? 180 हो गया। चलो जी अब हम इसकी ओर बढ़ते हैं। तो W हमारा कितना है? 18 दिया गया, तो 18 लिखेंगे। बटा में ग्लूकोज का कितना निकाले? 180 लिखेंगे भाई। गुना है तो गुना देंगे,
लिखेंगे, 1000 है ऊपर में तो 1000 लिखेंगे, बटा में भी कितना है विलियन का आयतन भाई 1000 है, तो 1000 यहाँ पे लिख दो। ये भाई बोलेगो ये सर ये 1000 कहाँ से आ गया, ये फॉर्मूला वाला 1000 है भाई, इसको देखो मत, 1000 से 1000 गया कहाँ गया भाई, तारों के शहर में चला गया। 18 के 18, 18 दहिन के 180 होता है, यानी कि 1 बटा में 10 बचा हमारा। अगर इसी 10 को ऊपर ले गए तो 0.1 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया भाई मेरे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया कि नहीं, एक बार चैट सेक्शन में बता दो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा वाला प्रश्न आता है आपके एग्जाम में तो भूलिएगा नहीं। चलो 20 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। 20 नंबर सवाल है, परासरण दाब निम्नांकित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होता है। पाया बराबर क्या होता है बच्चों, पाया बराबर जो होता था वो एनआरटी वाला फॉर्मूला पढ़े हो ना, इसी पर ये देखो क्या कर दिया, पी बराबर सीआरटी, करेक्ट आंसर ये होगा। बच्चा पार्टी भटकना नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर ए लगाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं, क्या निकल पाते हैं, विलायक के अणु निकल जाते हैं भाई। सही जवाब बी को लगा लो ना, ये सब सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखो, CaNO3 होल 2 है, वहां ठप का गुणक क्या होता है। ये सब आसान होता है, कैल्शियम हमारा 1 दिया गया है, प्लस में हमारा NO3 कितना है 2 गो है, तो बराबर में कितना होगा 3 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, मानव रक्त का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है बच्चों। 23 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। ओके बच्चों, 20 का क्या होता है बच्चा पार्टी, एक बार जल्दी चैट सेक्शन में बता दो। ऑप्शन नंबर सी होगा क्या बच्चों, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बच्चा पार्टी, ऐसे ही आंसर आना चाहिए। ऐसे हमारा जो होता है वो 7.35 से लेके 7.45 के बीच होता है, तो हम क्या लगाएंगे 7.4 लगा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो। 24 नंबर सवाल है, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान वाला जानते हो भाई, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, जेड प्लस में एन होता है, ये फॉर्मूला पढ़े हो, यानी कि आपको पता होगा किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को, यही तो है हमारा करेक्ट आंसर। 24 का सी होगा बच्चों, याद रखिएगा। और ये सारा भाई सब्जेक्टिव जो है सारे के सारे बच्चे जरूर लीजिएगा। जिसको भी लगता है भाई नहीं पढ़े हैं कुछ, लेकिन उसे पढ़ के जाओ ना भाई, एकदम मजा आ जाएगा। इसलिए सारे बच्चे भाई 199 बहुत ही कम फी रखा गया है, इससे अगर कम में कोई दे रहा हो तो हम वो पीडीएफ आपको फ्री में देंगे, बहुत ही कम चार्ज है बच्चों। इसलिए सारे बच्चे कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा, आपको दे दिया जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम कहता है क्या भाई, पी बराबर पी नोट एक्स होता है, पी नोट यहाँ पे एक्स होगा, क्या होगा मेरे भाई, पी नोट एक्स होता है। और P बराबर जो KHX होता है भैया, ये हमारा हेनरी का नियम है, और ये राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम पूछा गया, P बराबर P नोट एक्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो जी 26 नंबर सवाल है, परासरणी दाब बढ़ता है जब, कब बढ़ेगा, जब तापक्रम बढ़ेगा, करेक्ट आंसर ए होगा। परासरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो। 27 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने, किसी ठोस विलय, देखो अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को, किसी ठोस विलय की वह अधिकतम मात्रा जिसे किसी विलायक की विशिष्ट मात्रा में घोला जा सकता हो, वह निर्भर नहीं करेगा। यहाँ पे क्या दिया गया, ठोस विलय है भाई, तो उस पे कभी भी दाब लगेगा क्या, दाब पे ये निर्भर नहीं करेगा, ताप पे करेगा, विलय की प्रकृति पर करेगा, विलायक की प्रकृति पर करेगा, लेकिन ये प्रेशर पर नहीं करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखो, विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है। ये तो भाई मैं इतना बार बता चुका हूं ना कि आपको याद ही हो गया होगा कि सर विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। विलय के कण किस में दिया गया है, देखो ना, विलियन में विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर बी होगा। और आपको पता होगा विलियन के अनुसंख्या गुणधर्म 4 होते हैं, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है। उसके बाद देख लो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी दिया गया बच्चों, घबराओ नहीं। चलो जी आगे बढ़े बच्चों, देख लो यहाँ पे दिया गया द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, करेक्ट आंसर बी होगा। चलो जी अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं कितने प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं भाई, जल्दी से लगा दो ना, 4 प्रकार के, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो
30 नंबर सवाल है HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होता है? HCl है और H2O है, जल्दी से बताओ 30 नंबर सवाल का जवाब बच्चों। वो हमारा 20.2% HCl होता है, करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर सवाल देखो, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? क्या कहेंगे भाई? एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अगर 2 नंबर में आ जाए कि एजियोट्रॉपिक मिश्रण से आप क्या समझते हो तो लिख देना, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे एजियोट्रॉपिक मिश्रण कह देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं 32 नंबर सवाल देखो, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार भी पूछा गया सवाल है, तो बच्चा पार्टी इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी से लगा दो, फटाफट से लगाओ मेरे भाई, देखना है क्या लगाते हो आप लोग। तो आपको पता होगा सर आयनीकरण का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? तो 1884 में हमारे आर्हेनियस साहब ने दिया था, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आयनीकरण का सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ यौगिक जल या फिर किसी अन्य विलायक में घुलते हैं तो वे आयनों में विघटित हो जाते हैं। जैसे अगर हम NaCl की बात करें बच्चा पार्टी, NaCl को अगर जल में घुलाते हैं तो देखो अपने आयन में विघटित यानी कि Na पर प्लस चार्ज आता है, उसके बाद हमारा Cl माइनस में चला जाता है। ये क्या है? ये अपने आयनों में विघटित हो जाता है, इसलिए याद रखोगे, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं 33 नंबर सवाल देखो, 33 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ये रहा आपके सामने प्रश्न, बता दो। पूछा जा रहा है किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 0 होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों 34 नंबर सवाल देखो, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? पहला नियम जो होता है ना भाई वो विद्युत धारा की मात्रा से संबंधित है और दूसरा नियम संबंधित है विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? 34 का बी हो जाएगा, याद रहेगा कि नहीं? क्या होता है भाई? बहुत अच्छे, जैसे M बराबर ZCT वाला फॉर्मूला पढ़े होगे आप लोग। 35 नंबर सवाल है, फैराडे का प्रथम नियम कौन सा है? वही वाला बता दिया गया सर, M बराबर क्या होता है? ZCT लिखो या फिर इसी को ECT लिखो, किस ऑप्शन में दिया गया? ये तो हमारा प्रथम नियम हो गया सर। अब दूसरा नियम क्या होता है बता देते हो, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो छोड़ के नहीं ना आएंगे, तो मैं बता देता हूं। अगर दूसरा नियम वाला पूछे तो Z1/Z2, Z1 बटा में Z2 वाला फॉर्मूला पढ़े हो, बराबर में क्या होता है? M1 बटा में M2 होता है, बराबर में क्या होता है? E1 बटा में E2 होता है। ये हमारा दूसरा नियम होता है, ये हमारा पहला नियम के लिए होता है। दोनों को याद रख लेते हो तो दोनों में से कोई आ गया एग्जाम में तो छोड़ के नहीं आना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 36 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी बच्चों, ये कई बार हमने बता चुका, इसलिए ये नहीं समझाने वाला हूं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 37 नंबर सवाल है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? वही वाला फॉर्मूला यूज करो भाई, रो बराबर क्या होता है? RA बटा में L होता है। सर R क्या है? प्रतिरोध है, तो हम लिखेंगे सर प्रतिरोध को ओम मात्रक होता है। अब बटा में एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। अब बटा में हमारा लंबाई का सेंटीमीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया तो हमारा क्या बचा? ओम बचा, इंटू में सेंटीमीटर बचा। किस ऑप्शन में ये वाला दिया गया बच्चों? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 का क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ओम सेंटीमीटर वाला। जितने भी बच्चे लगा रहे हो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 38 नंबर सवाल देखो, 38 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं? सेल ऐसा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करा जा रहा हो वो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है। कौन सा सेल बच्चों? गैल्वेनिक सेल होता है, जिसे हम लोग वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर सवाल देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल किस तरह का सेल होगा बच्चों? ईंधन सेल होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल कैसा सेल है? ईंधन सेल है। 39 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी होगा। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हो जल्दी जल्दी से कर लेना भाई, ओके सारे बच्चे कर लेना लाइक। चलो आगे बढ़ते हैं 40 नंबर सवाल देखो, 40 नंबर सवाल आपसे पूछा गया, किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक कितना होता है? किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक यानी कि हमने बताया था दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं।
कहते हैं, जिसे हम लोग जी नोट के द्वारा डिनोट करते हैं। जी नोट बराबर क्या होता है, एल बटा में ए होता है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और क्षेत्रफल ये हो गया, यानी कि लंबाई का सेंटीमीटर हो गया, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहां से काट दो ना, एक कटेगा ये कटेगा, तो बटा 1/सेंटीमीटर बचा ना, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स इसका मात्रक हो गया। लेकिन हमसे यही वाला पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन बच्चों सेल स्थिरांक के लिए अगर आपसे ये मात्रक पूछे तो सेंटीमीटर इनवर्स लगा देना। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। जब अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है तो सक्रियण ऊर्जा क्या होगा। अगर हमारा धनात्मक उत्प्रेरक है ये घटता है, धनात्मक उत्प्रेरक में घटेगा, लेकिन ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों, वो बढ़ेगा। याद रहेगा कि नहीं, धनात्मक के लिए घटता है, ऋणात्मक के लिए बढ़ता है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल देखो, अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं होता है। करेक्ट आंसर ए होगा। चलो 43 नंबर सवाल देखो, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं। देखो ये अनुक्ता जो होता है, अनुक्ता का अधिकतम मान 3 हो सकता है और न्यूनतम मान 0 भी नहीं हो सकता, यानी कि 1 2 3 हो सकता है। यानी कि हमारा अगर वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेकर बना था, द्विअणु कहलाएगा, एक अणु भाग लेगा एक अणु कहलाएगा, तीन अणु भाग लेगा त्रिअणु कहलाएगा। लेकिन शून्य नहीं भाग लेता भाई, ये नहीं होता है। लेकिन हमारा दो अभिकारक भाग ले रहा है, द्विअणु होगा। तो बच्चा पार्टी एक क्वेश्चन आप लोगों से ये रहा, तो बताओ कि अनुक्ता का अधिकतम मान कितना हो सकता है। चैट सेक्शन में सब बच्चे का आंसर आना चाहिए। सर अनुक्ता का अधिकतम मान जो होता है ना वो 3 होता है। कितना होता है बच्चों, 3 होता है। अनुक्ता कभी भी शून्य नहीं होता, पूर्णांक में ऐसे बटा में नहीं होता कि 5/10 ऐसे करके नहीं होता भाई, ऐसे 1 होगा 2 होगा 3 होगा। ओके, याद रहेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल देखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। जीरो ऑर्डर के लिए पूछा गया। देखो हमने बताया था पहले जीरो के लिए पूछेगा, जीरो के लिए लगाओगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, प्रथम के लिए लगाओगे, प्रथम के लिए क्या होता है बच्चों, सेकंड इनवर्स होता है, द्वितीय के लिए मोल इनवर्स लीटर हुआ सेकंड इनवर्स। ये कौन सा है, ये हमारा जीरो के लिए होता है, ये प्रथम के लिए होता है, ये द्वितीय कोटि के लिए। तीनों याद रख लो भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर डी होगा। शून्य के लिए पूछा गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, देख लो ऑप्शन नंबर ए में है, डी में है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल देखो, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है सक्रिय मात्रा पर। ये तो प्रश्न भाई आपके बोर्ड एग्जाम को इस क्वेश्चन से एकदम मानो प्यार हो गया है, सक्रिय मात्रा पर निर्भर करता है, याद रखोगे। करेक्ट आंसर डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल देखो, ये रहा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। सर करेक्ट आंसर ए होगा, ताप का इसमें बहुत बड़ा ये होता है। चलो 47 नंबर सवाल देखो, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। देखो हमने बताया था शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है, वही निश्चित वाला समान वाला पूछा गया ना भाई, शून्य कोटि लगा दो ना। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को ध्यान से देखो और सारे प्रश्नों को याद कर लेना। चलो 48 नंबर सवाल देखो, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है। उत्प्रेरक जो होता है ना बच्चों, यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता भी है और क्या करता है, घटाता भी है। उत्प्रेरक का व्याख्या सबसे पहले हमारे वर्जिलियस साहब ने किया था। क्या बच्चों, उत्प्रेरक की व्याख्या करने वाले सबसे पहला जो वैज्ञानिक थे वर्जिलियस साहब थे, और यह अभिक्रिया के वेग को घटाता भी है और बढ़ाता भी है। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखो, दूध क्या है भाई। दूध जो होता है ना, ये क्या होता है, जल में परिक्षेपित वसा है। वसा का जल में परिक्षेपण होता है, क्या होगा, वसा का इसमें नहीं है, गलत होगा, ये भी नहीं होगा, वसा का होगा भाई, ये भी नहीं होगा। वसा देखो, वसा जल में परिक्षेपित वसा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। और दूध किसका उदाहरण है, इमल्सन यानी कि पायस का उदाहरण है। देखो वही वाला आ गया क्या, नहीं आया भाई। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। लायोफिलिक एक हमारा होता है द्रव स्नेही, जिसे हम लोग लायोफिलिक कहते हैं, दूसरा होता है द्रव विरागी, जिसे हम लोग लायोफोबिक कहते हैं बच्चों। और देखो गम वाला, ये गम क्या है, वो भाई जिंदगी वाला गम नहीं है, ये गम है गोंद वाला। कौन सा है बच्चों, ये गोंद है गम, ये समझना। करेक्ट आंसर बी होगा बच्चों, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 51 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन होता है। अपोहन के द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चों, डायलिसिस के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो
52 नंबर सवाल देखो, रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय रिएक्शन है, करेक्ट आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये सब आसान आसान प्रश्न आप लोग लगा दो चैट सेक्शन में आंसर को। निम्नलिखित में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है सर? नहीं पाया जाने वाला है चीनी का घोल। क्या है बच्चों? चीनी का घोल, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर सवाल देखो, दूध एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये हमने शायद बताया है अभी कि दूध इमल्सन का उदाहरण है, पायस का उदाहरण है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 54 का डी लगा रहे हो ना बच्चा पार्टी? बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो तो लगाओगे क्यों नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं 55 नंबर सवाल देखो। 55 नंबर सवाल देखो ना, विलायक स्नेही कोलाइड क्या कहलाता? हमने बताया द्रव स्नेही कोलाइड को क्या कहते हैं? लायोफिलिक कहते हैं, और द्रव विरा को लायोफोबिक कहते हैं। दोनों हमने बता चुका है बच्चों, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं 56 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन कोलाइड घोल नहीं है? नहीं है, कोलाइडल घोल नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? जल जो है ये कोलाइडल घोल थोड़ी ना है, करेक्ट आंसर ये होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल 57 नंबर सवाल है, अपमार्जक को क्या कहा जाता है? अपमार्जक को कहा जाता है पृष्ठ सक्रियन, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर सवाल है, रक्त पर कैसा आवेश पाया जाता है? रक्त पर आवेश पाया जाता है ऋणात्मक। कैसा बच्चों? ऋणात्मक, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी ये सब आसान आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन ठोस ठोस समुदाय है? निम्नलिखित में जो है ठोस ठोस समुदाय कौन सा होता है? वो होता है संश्लेषित जेम होता है बच्चों। क्या होता है? सिंथेटिक जेम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं 60 नंबर सवाल देखो, x बाई एम तथा p के मध्य वक्र क्या कहलाता है? ये तो भाई बड़ा ही आसान प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो जल्दी जल्दी से हमें चैट सेक्शन में लगा दो बच्चा पार्टी। क्या होगा? तो आपको पता होगा सर, ऐसे वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, ये हम तो पढ़े हैं, ऐसे करके होता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा ये वाला। तो जल्दी से बताओ, ये हो गया हमारा x बटा में m होता है और ये हमारा p होता है। इसके मध्य वक्र जो कहलाता है ये हमारा अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। देख लो यहाँ पे एड्जॉर्प्शन एसोथर्म, यहाँ पे कर्व भी होगा भाई, यहाँ पे जो होगा वो हमारा जो होगा वो कर्व भी होगा, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं 61 नंबर सवाल देखो, भौतिक अधिशोषण की क्रिया कहाँ होती है? कक्ष ताप पर, रूम टेम्परेचर पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों 62 नंबर सवाल देखो, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? स्टार्च के जल अपघटन में डायस्टेज का यूज होता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी 63 नंबर सवाल है, कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच में होता है? किसके बीच होता है? तो वो होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। तो बोलोगे सर ऐसा वाला तो नहीं दिया गया है, तो भाई 10⁻⁻5 से लेके 10⁻⁻7 हमारा जो होता है सेंटीमीटर में होता है। तो यार लगा दो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये सेंटीमीटर में होता है बच्चों, याद रहेगा कि नहीं? चैट सेक्शन में हमें आंसर भी दिखना चाहिए। ओके बच्चों, 63 का क्या लगा रहे हो? बहुत अच्छे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, एंजाइम का मुख्य स्रोत क्या होता है? एंजाइम का मुख्य स्रोत प्रोटीन है, करेक्ट आंसर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 65 नंबर सवाल देखो, शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त कौन सा होता है? N2O होता है। क्या होता है बच्चों? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। चलो आगे बढ़ते हैं 66 नंबर सवाल है, आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण क्या है? आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण जिसपे आयन हो, तो हमारा देखो ना NaCl दिया गया है ना, सोडियम क्लोराइड, यहीं पे क्या होता है? Na+ होता है, उसके बाद Cl पर माइनस होता है, जिसमें आयन हो वही हमारा आयनिक क्रिस्टल होता है। चलो 67 नंबर सवाल है, द्रव से नहीं कोलाइडों के स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या होता है? चार्ज होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। चलो जी आगे बढ़ते हैं 68 नंबर सवाल देखो, उत्प्रेरक की व्याख्या करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक का नाम क्या था? अभी तो हमने बताया बच्चों, क्या था? वर्जिलियस था, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 68 नंबर सवाल का। कब किया था? 1835 ईस्वी में किया था सर, ये भी याद रख लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं 69 नंबर सवाल है, P2O5 अच्छा है एक, P2O5 यानी कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, बताओ कौन सा होगा बच्चा पार्टी? आप लगा लो सर, ये अवशोषक है, सही जवाब बी हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं 70 नंबर सवाल, और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, जल्दी से आंसर बता दो। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है, किसके द्वारा बताओ ना जी। तो ये निकालता है इमल्सीकरण के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, इमल्सिफिकेशन के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों। तो चलो आज का क्लास आपको कैसा लगा, सारे बच्चे कमेंट करके बताना। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे हमसे नोट्स लेना चाहते हो, वो इंपॉर्टेंट वाला नोट्स कि सर ऐसा बता दीजिए कि जैसे हम उसको पढ़ के एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो भाई चिंता मत करो, घबराओ नहीं, हम है ना आपके साथ भाई। 199 मात्र 199 में इस नंबर पे कांटेक्ट करो, 7070 8216 85 पे कॉल करो, मैसेज करो कि सर हमें पीडीएफ नोट्स चाहिए जो इंपॉर्टेंट वाला बना है। तो जरूर कॉल करिएगा भाई। कॉल करके पहले पूछिएगा सर कैसा नोट्स है, तो कॉल सारे बच्चे कर लीजिएगा। ओके बच्चों, तो चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सारे बच्चे कमेंट करके बताना जितने भी बच्चे नोट्स ले चुके हो, और आज का क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।